हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, गैसों की द्रव्य विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव्य विलेयता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यह चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले गैसों की द्रव्य विलेयता क्या है, इस पर हम चर्चा करें। विलेयता से अभिप्राय हम सभी लोग समझते हैं पहले से ही कि किसी पदार्थ की वह मैक्सिमम अमाउंट है, वह अधिकतम मात्रा है जो किसी विलायक की दी गई निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी भी तापक्रम पर किसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ की अधिकतम घुलनशील मात्रा को हम उस विलेय पदार्थ की उस विलायक में उस ताप पर विलेयता कह देते हैं। अब गैसों की विलेयता के संदर्भ में हम जब चर्चा करने जा रहे हैं तो जैसा कि पिछले अध्ययन से हम इतना तो समझते ही हैं कि जो जितनी भी गैसें हैं, जैसा उदाहरण के लिए हम वायुमंडल को ले रहे हैं, ये भी एक मिश्रण है, यानी इस वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन जो है वह विलायक के तौर पर उपस्थित है तथा ऑक्सीजन विलेय पदार्थ के रूप में उपस्थित है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, अन्य गैसें भी हैं जो विलेय पदार्थ या इम्प्योरिटीज कह लीजिए उनको, वो भी वायुमंडल के अंदर उपस्थित है। तो वायुमंडल भी 1 बिलियन ही है। अब बच्चों, इतना तो हम वायुमंडल को देख करके समझ रहे हैं कि सभी गैसें सभी गैसों में सभी सीमाओं तक घुलनशील होती हैं। किसी भी गैस को आप किसी भी गैस के अंदर कितनी भी मात्रा में घोल सकते हो, यानी ऑल गैसेज आर मिक्सिबल इनटू ईच अदर टू ईच एक्सटेंट। लेकिन गैसों को जब द्रव में घोलने की बात आती है तो वहां पर यह स्वतंत्रता नहीं है कि किसी भी गैस को किसी भी द्रव के अंदर चाहे जितनी मात्रा में आप घोल दोगे, नहीं। गैसों की जो द्रव के अंदर विलेयता है वो एक निश्चित सीमा तक ही होती है, यानी गैसों की द्रव में विलेयता काफी हद तक प्रतिबंधित है। जब कोई गैस किसी द्रव के अंदर घोली जाती है तो उसे बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो कोई गैस है, जब वो किसी द्रव के अंदर घुल रही है, लिक्विड है, ये कोई कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है, चाहे सपोज करिए ये मान के चलो पानी है, H2O है। इस पानी के अंदर हम किसी भी गैस को, CO2 हो, ऑक्सीजन हो, हीलियम है, आर्गन है, कोई गैस इसके अंदर हम घोल रहे हैं या किसी प्रक्रिया के तहत घुल रही है, तो क्या आप ये नहीं समझ रहे हो कि जब गैस इसके अंदर घुल रही है, डिजॉल्विंग कर रही है लिक्विड के अंदर, तो उस लिक्विड के द्वारा उस गैस को एक तरीके से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। वो जो लिक्विड है जो नीचे है और गैस ऊपर से उसके अंदर घुली जा रही है, तो वो गैस है उस लिक्विड के अंदर एक तरीके से एब्जॉर्ब की जा रही है। तो हम डिजॉल्वेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, यानी गैसों के द्रव में घुलने की प्रक्रिया को दूसरे नजरिए में अगर देखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि गैस का द्रव के द्वारा अवशोषण किया जा रहा है, यानी गैसों के द्रव में घुलने को हम गैसों के द्रव द्वारा अवशोषण के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार गैसों का जो द्रव में घुलना है उसे व्यक्त करने के लिए एक गुणांक जो कि बुनसन नाम के वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, एक कोफिशिएंट दिया था, जो गैसों के द्रव में विलेयता या गैसों के द्रव में घुलने से ही संबंधित है, उसे बुनसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं, जिसे अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मान V0/Vp होता है। अल्फा इक्वल टू V0/Vp। क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों में, this should not be difficult to understand that all gases are miscible into each other to each extent, but the solubility of gas in a liquid is somewhat restricted because of the considerable difference in the mobility of gas molecules and liquid molecules, considerable difference in the physical state of gas and liquid। कुल मिलाकर के दोनों की भौतिक अवस्थाओं में भी अंतर है, द्रव और गैस की में, और दूसरी बात गैस और द्रव के अणुओं के बीच गतिशीलताओं में भी काफी अंतर है। सो आई मीन द solubility of gas into liquid is somewhat restricted when a gas is dissolved in a liquid, then this dissolution of gas in liquid may be understood as the absorption of that gas by the liquid. Hence this dissolution of gas in liquid may be expressed in terms of a coefficient proposed by Bunsen, that is known as Bunsen absorption coefficient, and is denoted by alpha, of which value is equal to V0/Vp, where V0 is the volume of gas at STP dissolved by unit volume of solvent at a constant temperature and 1 atmospheric pressure, and V is the volume of liquid in container and P is the atmospheric pressure, that is 1 atm here। मतलब क्या है छात्रों कि जब कोई गैस किसी द्रव के अंदर घुलती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि गैस के द्रव में घुलने को हम द्रव द्वारा गैस का अवशोषण मान सकते हैं, और इस प्रकार गैस का द्रव में घुलना एक अवशोषण गुणांक के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, जिसे बुनसन ने प्रतिपादित किया था, इसलिए उसको हम बुनसन अवशोषण गुणांक कहते थे। वेरी सिंपल, कोई बात नहीं है। इसका मान जो है वो V0/Vp। यहां पर V0 क्या है बच्चों, कि द्रव द्वारा जो गैस घुली जा रही है उस गैस का एसटीपी पर आयतन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप दाब, मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसे हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, और 1 atm प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन। हालांकि आजकल एटीएम 1 atm के बजाय इसे हम एक बार के रूप में व्यक्त करते हैं। एसटीपी की जो वर्तमान में जो मानक है, जो कंडीशंस है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो अब 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब का जो मान है वो 1 atm के बजाय 1 बार यानी एक बार प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि हम जानते हैं कि एक एटीएम जो होता है वो 1.013 बार के बराबर होता है, 1.013 बार के बराबर होता है, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूंगा। तो अब आजकल 1 atm के बजाय हम 1 बार यूज करने लगे एसटीपी में, जो मानक है उनमें 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और 1 बार या एक बार दाब के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर जिस गैस के डिसोल्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उस लिक्विड का भी तो कुछ ना कुछ आयतन होगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो इस V के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और P क्या है, P जब गैस घुल रही थी, जब गैस को घुला जा रहा था, उस समय पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, जैसे यहां 1 atm की बात कर रहे हैं हम, तो वह प्रेशर P है। तो सर ये कौन सा प्रेशर है जो हम यहाँ एसटीपी में बात कर रहे हैं? जब कोई गैस उस द्रव के अंदर घुल जाएगी, तो घुलने के बाद उस गैस का हम एसटीपी के मानकों पर आयतन देखेंगे, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार दाब पर उसका आयतन कितना होता है, उस आयतन को हम V0 कह रहे हैं, जो घुली हुई गैस है। मान के चलो इसमें कितनी भी गैस घुल गई, जो भी गैस इसके अंदर घुली है, घुलने के बाद घोलते समय पर तो हम किसी न किसी टेम्परेचर पर रखेंगे। मान लो हम रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात कर रहे हैं, ये प्रयोग तो हो सकता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी तापमान पर कर सकते हैं। उस समय पर वो गैस जब इसके अंदर घुल गई, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रयोग किया जा रहा है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 atm दाब पर कोई गैस अगर किसी द्रव द्वारा घोली गई है, ठीक है, घुल जाने तो जितनी भी मात्रा में घुले वो घुल गई। अब वो जो मात्रा गैस की द्रव के अंदर घुली है, उस मात्रा का एसटीपी के मानकों पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप दाब पर हम आयतन ज्ञात करेंगे। जो भी आयतन आएगा उसे ही हम V0 कहेंगे। आई मीन V0 is the volume of gas at STP dissolved by unit volume of solvent at a constant temperature and 1 atmospheric pressure। अब अल्फा का मान कैसे करोगे, आप ध्यान दें, जब ये V का मान 1 हो जाए, आप देख रहे हो बच्चों, ये B यानी दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज 1 लीटर कर दिया जाएगा, एंड P जो कि हम शुरू से ही 1 atm ही लेके चल रहे हैं, जो सराउंडिंग प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसे हम 1 atm कर रहे हैं। अब आप देखोगे बच्चों कि इस फॉर्मूले के अंदर V दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वो भी हमने 1 लीटर कर लिया, और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 atm है। इस स्थिति में अल्फा का मान किसके बराबर हो जाता है, V0 के बराबर हो जाता है। और जब अल्फा का मान V0 के बराबर हो जाएगा, तो यही अल्फा की परिभाषा है, जो डेफिनेशन में बोल रहा हूं। अल्फा क्या है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिसॉल्व्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने क्या कहा आपसे, इन कंडीशंस में जब वो गैस घुल गई, फिर उसका हम V0 यानी एसटीपी पर, मानक ताप दाब पर उसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। घुली हुई गैस का वो जो वॉल्यूम आएगा, वह उसका अवशोषण गुणांक या बुनसन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा कहलाएगा। अब बच्चों इसी से ही आप एक बात समझ सकते हो, अगर किसी गैस के लिए अल्फा का मान ज्यादा है, मतलब यह है कि किसी दिए गए ताप पर द्रव के इकाई आयतन द्वारा घुली हुई गैस का मान ज्यादा है। अल्फा का मान कब ज्यादा होगा बच्चों, जब द्रव में घुली हुई गैस का एसटीपी पर आयतन ज्यादा हो। एसटीपी पर आयतन उसी गैस का ज्यादा होगा, जब गैस ज्यादा हो जाएगी तो उसका एसटीपी पर आयतन भी ज्यादा होगा, इतना भी हम समझ रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि किन गैसों के लिए अल्फा का मान ज्यादा होगा,
जो गैस है द्रव के इकाई आयतन द्वारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पर किसी दिए गए ताप यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या रूम टेम्परेचर पर अधिक मात्रा में घुलती हैं, उनके लिए V0 का मान ज्यादा होगा, उनके लिए अल्फा का मान ज्यादा होगा। इसका मतलब यह होगा बच्चों की ये अल्फा जो है वो गैसों की द्रव में घुलनशीलता की क्षमता से रिलेटेड है। मतलब जो गैस ज्यादा घुल रही है उसका अल्फा भी मान ज्यादा होगा, जो गैस कम घुल रही है उसका अल्फा का मान कम होगा। तो ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किन्हीं गैसों के हमें अल्फा के मान दिए गए हो किसी विलायक के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो हम उस टेम्परेचर पर उस विलायक के लिए उन गैसों के लिए जो अल्फा के मान दिए जा रहे हैं उन अल्फा के मानों के आधार पर उन गैसों की उस विलायक में उस ताप पर विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करिए गैस ए, बी, सी और डी 4 गैसें हैं मान के चलिए हमारे पास, और इनके अल्फा के मान हमें दिए जा रहे हैं। मान लो किसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मान लो अल्फा का मान ए के लिए 0.1 है, इसके लिए 0.2 है, इसके लिए 0.3 है और इसके लिए 0.4 है। तो बच्चों किसका मान अल्फा का मान ज्यादा है? डी के लिए 0.4 अल्फा का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी एक ही तापमान पर डी गैस के लिए अल्फा का मान अधिक है। इसका मतलब यह है कि यह गैस उस तापमान पर उस विलायक में जिस विलायक की हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक घुलनशील होगी। तो इस अल्फा के आधार पर हम इन गैसों की विलेयता का क्रम भी निर्धारित कर सकते हैं। अगर किसी तापमान पर हमें अल्फा का मान दिया गया हो तो अल्फा काफी उपयोगी रहेगा। अब बच्चों ये बात हो गई गैसों की द्रव में घुलनशीलता का एक परिचय हो गया। अब इस गैसों की द्रव में घुलनशीलता को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं गैसों की द्रव में घुलनशीलता को, उनकी हम चर्चा करेंगे, देखते हैं। सबसे पहला कारक जो है बच्चों वह है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस की खुद की प्रकृति। अब जब कोई गैस द्रव में घुलती है तो बच्चों आप एक बात देखोगे कि गैसें जो हैं उनके अणुओं में बहुत अधिक गतिशीलता है, द्रव जो है उसके अणुओं की गतिशीलता बहुत सीमित है। तो जब इस गैस का इस द्रव में घुलना है, घुलने का मतलब इनका इसके अंदर समा जाना, गैस का द्रव में समा जाना। तो जब गैस द्रव में घुलेगी या समाएगी, विलय होगी, तो उस स्थिति में ये जो अणु है गैस के जो अभी जिगजैग मोशन कर रहे हैं, चारों तरफ स्वतंत्र अवस्था में घूम रहे हैं, उन अणुओं की गति सीमित हो जाएगी और वो केवल इस क्षेत्र में ही गति करेंगे क्योंकि वो इस विलायक में घुल चुके होंगे। तो कुल मिला के क्या है बच्चों की गैसें जब द्रव में घुलती हैं तो उन्हें अपनी गतिशीलता को काबू करना पड़ता है। काबू का मतलब कंट्रोल करना पड़ता है। अब कंट्रोल कैसे करेंगे? जब गैस शुरुआत में बहुत ही ज्यादा गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा मोबाइलिटी में है, गतिशीलता में, जब वो द्रव में घुलने आएंगे तो उन्हें अपनी जो गतिशीलता है उन्हें कुछ प्रतिबंधित करनी पड़ेगी, कुछ कंट्रोल करनी पड़ेगी। क्यों? अगर तुम उसी गतिशीलता में रहोगे तो द्रव में घुल कैसे पाओगे? इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि दो लोगों को आपस में कुछ दोस्ताना करना है तो अगर एक बंदा तेजी से चल रहा है और दूसरा धीमे चल रहा है तो उनकी दोस्ती उस सफर में कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। उस दोस्ताने को साथ साथ चलाने के लिए दोनों को अपनी गति की सीमा है सेम करनी पड़ेगी, कुछ समान करनी पड़ेगी, तभी तो उनके बीच वार्तालाप होंगे, तभी उनके बीच में संवाद होंगे। भाई दो लोग जो चल, जैसे पशुओं का एक टोल है तो उसके अंदर मान के चलो भैंसों के टोल में गायें भी चल रही। अब गाय अगर तेज चलेंगी, भैंसें अगर धीरे चलेंगी तो उस स्थिति में आप देखोगे कि गाय भैंसों में मिली हुई दिखाई नहीं देगी, गायों का टोल अलग दिखाई देगा, भैंसों का टोल अलग दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि ये गायें इस भैंसों के टोल में मिल जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा कि गायों की जो गति की सीमा है वो भैंसों की गति की सीमा के समान होनी चाहिए और दोनों को मिल जाए। उस स्थिति में ही वह विलयन के रूप में रह पाएंगे। तो वही बात मैं यहां कहना चाह रहा हूं, गैसों के अणुओं की गति बहुत तेज होती है, द्रवों के अणुओं की गति गैसों की तुलना में काफी सीमित होती है। तो गैसें जब द्रव में मिलती हैं तो उन्हें अपनी गति सीमित करनी है। मतलब गैसों को हम यही हमें समझना है, मतलब गैसों को द्रवित होना पड़ता है, लिक्विफाई होना पड़ता है, द्रवित होना है। तो जो गैसें बच्चों अधिक आसानी से द्रवणीय है, द्रवित होने लायक है, लिक्विफाइबल है, वही गैसें किसी भी द्रव में आसानी से घुल सकती हैं। अब कौन सी गैसें अधिक आसानी से द्रवणीय होंगी, ये भी बच्चों समझने वाली बात है। इसमें फैक्टर आएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट।
अब गैसें हैं, मान के चलिए एक्स वाई जेड, 3 गैसें हैं। एक का बॉइलिंग पॉइंट हम बात कर रहे हैं, मान के चलो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट मान के चलिए आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तीसरी गैस का बॉइलिंग पॉइंट आप मान के चलिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बच्चों इनमें आप देखोगे ये वो गैस है जेड जिसकी बात करें, -5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि ये गैस बहुत ही मुश्किल से द्रवित हो पाएगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है प्रयोगों के दौरान या किसी भी प्रक्रिया के दौरान। -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम आए तो वो गैस द्रवित अवस्था में रुकने के लिए तैयार हो, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट -5 है। -5 से अगर आप ऊपर जाते हो तो वह लिक्विड स्टेट को एस्केप करके वेपर फेज में आ जाएगी, वाष्प अवस्था में आ जाएगी, गैस अवस्था में आ जाएगी। तो इस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही मुश्किल होगा। दूसरी गैस है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो गैस होगी ये भी तुलनात्मक तौर पर कंपेरेटिवली इस गैस को भी द्रवित करना कुछ कठिन तो है, क्योंकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो द्रव अवस्था में रुकती है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद फिर वो गैस अवस्था में जाने लगती है। तीसरी एक गैस ऐसी है बच्चों जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक द्रव अवस्था में रहती है, लेकिन 27 से जरा सा भी टेम्परेचर ऊपर उठता है तो वह गैस अवस्था में जाने लगती है। तो फिर इस गैस का द्रव अवस्था में रहना हमारे लिए काफी इजी गोइंग होगा, काफी आसान होगा। यानी यह गैस किसी भी द्रव में आसानी से घुल जाएगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो हम मेंटेन कर सकते हैं, उस टेम्परेचर पर यह गैस आसानी से द्रवित अवस्था में रह सकती है। और रह सकती है तो इसका मतलब आसानी से घुल सकती है। तो यहां पर बच्चों जो नेचर ऑफ गैस है इसमें इनका एक बॉइलिंग पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उस गैस की घुलनशीलता द्रव में उतनी ही कम होगी, और जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट जितना अधिक होगा उस गैस की द्रव में घुलनशीलता उतनी ही अधिक होगी। दूसरी बात बच्चों, अल्फा की वैल्यू। जिन गैसों के लिए अल्फा का मान अधिक है इसका मतलब यह है कि वो गैसें आसानी से उस विलायक में घुलनशील है, और जिन गैसों के लिए किसी विलायक हेतु अल्फा का मान कम है तो इसका मतलब यह है कि उस विलायक में उन गैसों की विलेयता भी कम है। तो अल्फा का मान भी उनकी प्रकृति से ही रिलेटेड है। ये मैंने अभी चर्चा भी किया था, वही बात है। तो छात्रों आप ये देख रहे हो ये कोई टेबल है जो किसी प्रयोगकर्ता ने अपने ऑब्जर्वेशन में प्राप्त की है। तो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मान है। ये 4-5 गैसों के नाम यहाँ दिए गए हैं, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। इनके लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी है वो बताई गई है, जो कि ग्राम पर लीटर में शो हो रही है यहाँ पर। और दूसरा इनका बुनसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जिसे इसने यहाँ बीटा कह दिया है, लेकिन हम तो उसे अल्फा के रूप में स्टडी कर रहे हैं और अल्फा के रूप में ही मान करके चलेंगे। तो दूसरी जो रो है उसमें इन गैसों के लिए करस्पॉन्डिंग बुनसन कोफिशिएंट का मान भी दिया गया है। अब इनमें हम देख रहे हैं जैसे जैसे बुनसन कोफिशिएंट का मान अगर बढ़ रहा है तो इन गैसों की सॉल्युबिलिटी भी ग्राम पर लीटर में बढ़ रही है, और बुनसन कोफिशिएंट का मान अगर कम है तो फिर इनकी सॉल्युबिलिटी भी ग्राम पर लीटर में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कम है। मतलब क्या है कि ये बुनसन कोफिशिएंट जो है ये गैस की नेचर से ही रिलेटेड है। जो गैस आसानी से लिक्विफाइबल है, यानी जो गैस आसानी से द्रवणीय है, वो गैस उस गैस के लिए अल्फा का मान जो है यानी बुनसन कोफिशिएंट का मान अधिक है, उसकी घुलनशीलता भी अधिक होती है। जो गैस आसानी से घुलनशील नहीं है अब सॉल्वेंट के अंदर, उस गैस का जो बुनसन कोफिशिएंट का मान है उस विलायक में उस टेम्परेचर पर वो भी कम होता है। मतलब जितनी आसानी से कोई गैस घुलनशील होगी किसी विलायक के अंदर, उस विलायक में उस टेम्परेचर पर उस गैस का बुनसन कोफिशिएंट का मान भी अधिक होगा, और जितनी देर में कोई गैस किसी विलायक में घुलेगी तो उस विलायक में उस गैस का बुनसन कोफिशिएंट उस टेम्परेचर पर कम होगा। ये गैस की नेचर से ही रिलेटेड है बच्चों। तो नेचर ऑफ गैस, इनके अलावा नेचर में बच्चों तीसरा एक पॉइंट और भी आता है, उस गैस की पोलैरिटी। यानी जैसे गैस है हमारे पास, देखना बच्चों, O2 है, CO2 है, NH3 है और CH4 है। ये 4 गैसें हैं। अब इन चारों गैसों में बच्चों आप देखोगे O2 नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय गैस है, इसके अंदर कहीं पर कोई प्लस माइनस नहीं है, पूरा अणु न्यूट्रल है। CO2 पोलर है। कैसी गैस है ये? पोलर है। आप देखते हो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर पोलैरिटी है। ऑल्दो इट्स डाइपोल मूवमेंट म्यू इज 0, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मान नहीं जा रहे हम कि इस CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें द्विध्रुव आघूर्णों की दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण 0। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसमें पोलैरिटी तो है ना, पोलैरिटी तो है इसके अंदर,
इसकी वजह से इस अणु में ध्रुवता तो आ रही, तो ध्रुवता है। तीसरी गैस इसको देखें NH3, ये भी पोलर है बच्चों, क्योंकि इसमें N पर आप देखोगे N H और H, यहां एक आध इलेक्ट्रॉन यूज होता है, N नेगेटिव होती है और ये तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण। तो NH3 भी पोलर है। चौथी बात आप देखोगे बच्चों CH4, तो CH4 तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। CH4 को हम देख रहे हैं CH H H और H, ये जो चतुष्फलकीय रूप से चारों H इससे जुड़े हुए हैं 109 डिग्री 28 मिनट, ये बताऊंगा आपको मैं जब हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को हम कंसल्ट करेंगे जब। तो ये चारों जो है, अब C और H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल मान करके चल रहे हैं हम, तो उस आधार पर ये CH4 अणु जो है वो भी नॉन पोलर हो गया। यानी आपने देखा ये दोनों गैसें हैं, जैसे ये नॉन पोलर हुई, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय, और ये दोनों जो गैसें हैं ये कैसी हुई बच्चों, ये ध्रुवीय किस्म की हुई। अब हमारे पास सॉल्वेंट, ये तो गैसों की बात हो गई, सॉल्वेंट भी है हमारे पास दोनों प्रकार के, यानी लिक्विड भी हमारे पास दोनों प्रकार के हैं। जैसे H2O है बच्चों, उसको आप देखोगे HOH, इसमें 2 डेल नेगेटिव एंड H डेल पॉजिटिव। H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है। वहीं हम अगर बेंजीन की बात करें, बेंजीन की बात करें बच्चों, तो C6H6, ये कैसा है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर। तो यहां पर हमें क्या देखना है बच्चों, नेचर ऑफ गैस के अंतर्गत एक ये बात भी देखनी है कि गैस के अंदर पोलैरिटी है या नहीं, यानी जो गैसें पोलर है, ध्रुवीय है, वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलती हैं, और जो गैसें अध्रुवीय है वो अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलती हैं। मेरा मतलब ये है कि यहाँ CO2 NH3 जो कि ध्रुवीय गैसें हैं, तो ये ध्रुवीय विलायक जैसे H2O में आसानी से घुलेंगी, जबकि O2 CH4 जो कि अध्रुवीय गैसें हैं, तो ये बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाएंगे। इसका है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट यहीं से, इसी जो पिछली बार अभी हम नेचर ऑफ गैस में बात कर रहे थे, उसी से नेचर ऑफ सॉल्वेंट को क्लियर कर लेंगे। यहां कॉन्सेप्ट वही लागू होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, आई मीन समान समान में घुलता है, समान समान में घुलता है। जैसा जैसे में घुलता है, मतलब जो ध्रुवीय गैसें हैं वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलेंगी, जो अध्रुवीय गैसें हैं वो अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलेंगी। ये मैंने आपको बता दी। जो पोलर गैसेज हैं वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुलती हैं, जो नॉन पोलर गैसेज हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुलती हैं। ये हमारी नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का कॉन्सेप्ट होगा। इसी में ही बच्चों अगर हम बात करें तो इसे हम थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसी टॉपिक को। तो इसी में से तीसरा फैक्टर भी हमारे आगे निकल के आ जाएगा, चाहे ये कह लीजिए वो इन्हीं से ही संबंधित है। वो क्या है उसे देखते हैं। थर्ड नंबर पर हम बात कर सकते हैं कि इंटरैक्शन बिटवीन solute gas and solvent liquid। जो गैस घोली जा रही है वो सॉल्यूट है और जिस लिक्विड में घोली जा रही है वो सॉल्वेंट है। इनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है क्या, इस बात पर भी बच्चों गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे हम इसे कैसे समझें कि मान के चलिए कोई गैस है, जैसे O2 है, अगर उसे हम H2O के अंदर घोल रहे हैं तो H2O से O2 का कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो फिर लेस सॉल्यूबल, कम घुलनशील होगी ये। अभी इधर हम बात करें बच्चों, जैसे NH3 है, अमोनिया, इसको हम अगर पानी में घोलेंगे तो ये पानी में घुलने के बाद में NH3 पानी के साथ घुल करके NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लीजिए बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जो गैसें
विलायक के साथ इंटरेक्शन कर जाती है, कुछ रिएक्शन कर जाती है, उन गैसों की उस विलायक में अधिक घुलनशीलता होगी। भाई जो गैस है उस विलायक से कुछ क्रिया कर रही है, तो जैसे ही हम उस गैस को उस विलायक के अंदर घोलेंगे तो वो और ज्यादा घुलेगी, क्योंकि वहां रिएक्शन हो रही है इसलिए। और अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही होगी तो जितनी भी गैस आप अंदर डालोगे वो रिएक्शन नहीं करेगी, तो वो फ्री घूमेगी अंदर भी, तो इसका मतलब उसकी घुलनशीलता कम होगी और उसे जैसे ही मौका मिलेगा तापक्रम बढ़ने पर या अन्य किसी तरह से, वो वैसे ही उस लिक्विड में से निकल भी जाएगी आराम से। लेकिन जो गैस है अंदर जाके कुछ रिएक्शन कर रही है तो वो रिएक्शन कर लेंगी, तो वो उस विलयन में अधिक स्टेबल होंगी। बात वही है कि जिन गैसों की विलायक के द्रव विलायक के साथ में कुछ रिएक्शन हो जाता है, कुछ इंटरेक्शन हो जाता है, वो गैसें अधिक घुलनशील होती हैं, बजाय उनके कि जो गैसें कोई इंटरेक्शन विलायक के साथ नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा इंटरेक्शन बिटवीन सॉलिड गैस एंड सॉल्वेंट लिक्विड्स। अब बात करेंगे हम चौथा टॉपिक क्या है, चौथा फैक्टर कौन सा है। अगला जो फैक्टर है बच्चों वह है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो बच्चों कि जब भी कोई गैस किसी द्रव के अंदर घुल रही है तो उस स्थिति में आप देखते हो कि गैस के अणुओं की गतिशीलता बहुत अधिक होती है और द्रव के अणुओं की गतिशीलता होती है बहुत कम। तो जब हम गैस को यहां घोलते हैं द्रव के अंदर, तो द्रव द्वारा जब गैस का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो उस स्थिति में गैस के अणुओं की गतिशीलता में कमी आती है, और गैस के अणुओं की गतिशीलता में कमी आती है तो वो हीट को रिलीज कर देते हैं, यानी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और अपनी गतिशीलता को सीमित करके लिक्विफाई होकर के उस द्रव में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ दी गैस, अधिकांश गैस, ज्यादातर गैसों का द्रव में घुलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि गैसें अधिक गतिशीलता में होती हैं और जब वो द्रव में आएंगी तो उन्हें द्रवित होना पड़ेगा, लिक्विफाई होना पड़ेगा, मतलब अपनी गतिशीलता को सीमित करना पड़ेगा। सीमित करना पड़ेगा मतलब उन्हें अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी तो उनका द्रव में घुलना एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अब ठीक है, ये जब इसके अंदर घुल गई तो अब अगर आप टेम्परेचर को कम का कम ही रखते हो तो वो गैस उसमें लिक्विफाई बनी रहेगी, घुली रहेगी, द्रवित अवस्था में बनी रहेगी। लेकिन कहीं आपने अगर टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाने लग गए, इंक्रीज करने लग गए, फिर तो उस गैस के अणुओं को पुनः दोबारा एनर्जी मिलने लग जाएगी, हीट एनर्जी मिलने लग जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी और वे अणु फिर से लिक्विड स्टेट को एस्केप करके पुनः गैस अवस्था में चले जाएंगे। मतलब यह है कि तापक्रम बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है और तापक्रम घटाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। तापक्रम बढ़ाओगे तो गैस की द्रव में विलेयता घट जाएगी, तापक्रम घटाओगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। ये चौथा फैक्टर है। तो छात्रों, अब तक हमने देखा जो गैसों की द्रव में विलेयता थी उसको प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख तौर पर तो दो ही कारक आ रहे थे, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा था टेम्परेचर। इन दो कारकों, इन दो फैक्टर्स के बीच में ही पूरा कंसिडरेशन अब तक सिमट गया है या सीमित रहेगा। अब जो अगला फैक्टर है जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करेगा वो फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। द्रवों में गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव, और इसी फैक्टर में बच्चों एक नया लॉ या नया नियम भी निकल के आएगा जिसे हम हेनरी लॉ कहते हैं। तो इसे हम समझते हैं बच्चों क्या है इसके अंदर, कि जैसे कोई गैस किसी द्रव के अंदर घुल रही है, तो घुल रही है तो वही बात जैसा कि मैंने आपको बताया, द्रव द्वारा गैस का अवशोषण किया जा रहा है। अब द्रव द्वारा गैस का जब अवशोषण किया जा रहा है तो वो गैस उसमें आसानी से लिक्विफाई हो जाए तो वो द्रव आसानी से उस गैस को अवशोषित कर ले। अब वो गैस अगर लिक्विफाई नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या है बच्चों कि गैस को द्रव में घोलने के लिए दाब एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यानी अगर जैसे कोई गैस है, यहां पर ये लिक्विड की सरफेस है, यहां पर ऊपर इस सरफेस के ऊपर ये गैस है, गैस के अणु कोई भी गैस हो सकती है, CO2 हो या एक के बजाय दो गैसें भी हो सकती है। मान के चलो यहाँ पे हम O2 और N2 दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं, मान के चलो यहाँ पर हम O2 और NH3 दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं, या कोई भी गैसों का मिश्रण ले रहे हैं या अकेली गैस ले रहे हैं। तो इस गैस को इस द्रव में घोलने के लिए दाब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है दाब का? मान लो यहां पर हम दाब को बढ़ाते हैं, यहां कोई पिस्टन के द्वारा, इस पिस्टन के द्वारा हम दाब क्रिएट कर रहे हैं। यहां कोई गैस थी मान के चलो, उस गैस का हम दाब पी को पीजी कहे देता हूं बच्चों में, क्योंकि ये गैस का दाब है। किसी गैस का हम दाब बढ़ा रहे हैं लिक्विड की सरफेस पर, ये लिक्विड सरफेस है। तो जब गैस का दाब बढ़ेगा, जब पिस्टन नीचे आएगा तो दाब के बढ़ने से, जैसे बच्चों हमने इसमें दाब बढ़ाया,
तो दाब के बढ़ने से बच्चों क्या होगा कि दाब बढ़ने से गैस के अणु पास पास आ जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे। कंप्रेस्ड हो जाएंगे तो फिर वो कंप्रेस होने से उनकी गतिज ऊर्जा में भी लॉस होगा, क्योंकि उनके लिए गति करने के लिए स्थान भी सीमित हो जाएगा। तो लॉस करेंगे तो गैस का जब कंप्रेशन होगा तो इसमें से हीट भी रिलीज हो जाएगी, हीट भी रिलीज हो जाएगी सिस्टम में से, मींस एंथैल्पी में भी नेगेटिव चेंज आएगा। जब गैस के अणुओं पर प्रेशर लगाओगे आप तो उनका वॉल्यूम कम होगा। पहले वो इतनी जगह में थे, जब पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का, तो वो वॉल्यूम कम होगा, आयतन कम होगा गैस का, तो उसमें से हीट निकल जाएगी। हीट निकल जाएगी सिस्टम में से, तो फिर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में भी कमी आएगी, और गतिज ऊर्जा में अगर कमी आएगी तो गैस के अणुओं की गतिशीलता सीमित हो जाएगी, और यही कारण होगा कि गैस लिक्विफाई होने लग जाएगी, द्रवित होने लग जाएगी। मतलब गैस इस द्रव में विलय होने के लिए अधिक अनुकूलित अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि वो कंप्रेस्ड हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी। तो इससे क्या होगा बच्चों कि अधिक मात्रा में गैस खुलेगी द्रव के अंदर। तो ये तो बहुत अच्छी बात निकल करके आ गई हमारे दिमाग में। अगर हम ज्यादा दाब लगाएंगे तो घुलने वाली गैस की मात्रा भी ज्यादा होगी, और अगर हम कम दाब लगाएंगे तो कम मात्रा में गैस खुलेगी। कारण इसका सीधा सीधा सा ये है, कोई भी गैस अपनी मर्जी से तो द्रव में घुलने तैयार हो नहीं रही है, तो उसे द्रव में घुलने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उसके ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ रहा है। प्रेशर लगाने से वो गैस उस द्रव में घुल रही है। तो सीधी सी बात है बच्चों, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो द्रव के अंदर ज्यादा मात्रा में गैस खुलेगी, कम प्रेशर लगाएंगे तो द्रव के अंदर कम मात्रा में गैस खुलेगी। तो फिर इसका मतलब ये है, इस गैस की जो मात्रा इस द्रव के अंदर घुल रही है, मान के चलो उस मात्रा को हम Wg कह रहे हैं, गैस का भार जो कि इसके अंदर घुल रहा है, गैस का भार जो इसके अंदर घुल रहा है उसे हम Wg कह रहे हैं। तो ये जो मात्रा होगी बच्चों, सीधी सी बात है, वो इस प्रेशर जो गैस का दाब ऊपर से लगाया जा रहा है लिक्विड की सरफेस पर पिस्टन के द्वारा, उस दाब के अनुक्रमानुपाती होगी। दाब ज्यादा है तो घुली हुई गैस की मात्रा भी ज्यादा, दाब कम तो घुली हुई गैस की मात्रा भी कम। यही बात बच्चों हेनरी लॉ है, इसी को ही हेनरी ने कहा था। आई मीन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स was thoroughly studied by a scientist William Henry, and he gave a very useful quantitative idea for the effect of pressure on solubility of gas in liquid, that is known as Henry law. According to Henry law, the mass of gas dissolved in the liquid, mass of gas dissolved in the unit volume of liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the liquid surface. मतलब ये है बच्चों कि द्रव के अंदर घुली हुई गैस की मात्रा, जिसे हम Wg कह रहे हैं, वो द्रव की सतह पर उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां गैस का दाब Pg है, तो द्रव के अंदर घुली हुई गैस की मात्रा Wg द्रव की सतह पर लगाए गए उस गैस के आंशिक दाब Pg, पार्शियल प्रेशर Pg के प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती होती है। आंशिक क्यों कह रहे हैं, बाय द वे अगर हम यहाँ 2 गैस ले रहे हैं, 3 गैस ले रहे हैं, तो जिस गैस का दाब अधिक होगा वही गैस अधिक मात्रा में घुलेगी, जिस गैस का दाब कम होगा वही गैस कम मात्रा में घुलेगी। आई मीन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस दैट इज अप्लाइड ऑन लिक्विड सरफेस। उस गैस के लिए जो भी प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड की सरफेस पर, उसी के अनुक्रमानुपाती होगी घुली हुई गैस की मात्रा। अब यहां बच्चों हमें एक और बात देखनी है। यहां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बिलियन में किसी अवयव के मोलों की संख्या Na, उस अवयव का ग्रामों में भार एवं उस अवयव का मूलक द्रव्यमान, यही अनुपात तो होता है मोलों की संख्या। बिलियन में किसी अवयव ए की मोल भिन्न, उस अवयव के मोल अपॉन बिलियन के कुल मोलों का अनुपात जो है वही होता है बिलियन की मोल भिन्न। ऐसे ही बच्चों अगर हम ये कहें कि इस बिलियन की बात करें जिसमें पानी विलायक है H2O, उसके अंदर किसी गैस को घोला जा रहा है, तो इस बिलियन के अंदर गैस के मोलों की संख्या Mg, गैस के मोलों की संख्या काय के बराबर होगी बच्चों, W/M, यानी यहां पर Wg/mg, गैस का भार अपॉन गैस का मोलर द्रव्यमान। तो गैस का भार Wg/ गैस का मोलर द्रव्यमान Mg। तो ये तो गैस के मोलों की संख्या हो गई इस बिलियन में। अब अगर बच्चों हम लेना चाहें इसी बिलियन के अंदर गैस की घुली हुई गैस की मोल भिन्न, तो वो कैसे आएगी बच्चों, Xg इक्वल टू बिलियन में गैस के मोल अपॉन बिलियन के कुल मोल। तो बिलियन में गैस के मोल कितने हैं बच्चों, Mg अपॉन कुल मोल कितने हैं बच्चों आप बताइए। Mg एक तो गैस के ही मोल यानी Mg
प्लस विलायक के मोल, अब यहां विलायक कौन है बच्चों, H2O, तो NH2O कह सकते हैं हम, NH2O, ये आपके विलायक के मोल हो गए। तो ये क्या हो गई, इसी बिलियन के अंदर उस घुली हुई गैस की मोल भिन्न हो चुकी है। तो बच्चों हमने मोलों की संख्या और मोल भिन्न निकाल ली। अब इसमें आप ये देख रहे हो इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर, बात कर रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2, जो कि हमें पहले से ही ज्ञात थे, उन्हीं के अनुसार इस बिलियन के लिए निकाले हमने, कोई बात नहीं। इस फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से आपके दिमाग में एक रिलेशन आ रहा होगा, जिसे मैं यहां लिखे देता हूं दोनों को। Ng यानी बिलियन में गैस के मोलों की संख्या, Wg यानी बिलियन में गैस के भार के अनुक्रमानुपाती है, यानी Ng किसके प्रोपोर्शनल टू है बच्चों, Wg के प्रोपोर्शनल टू है। और इससे दूसरे से क्या रिलेशन निकल करके आ रहा है कि Xg यानी बिलियन में गैस की मोल भिन्न जो है बच्चों, वो Ng यानी बिलियन में गैस के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, बिलियन में गैस के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। तो ये भी दो रिलेशन निकल करके हमारे आ रहे हैं। अब ये बात समझ में आई बच्चों, तो यहां आप देखोगे कि Ng जो है वो बिलियन में गैस के भार की प्रोपोर्शनल टू है, और बिलियन में गैस की मोल भिन्न Xg जो है वो बिलियन में गैस के मोलों की संख्या की प्रोपोर्शनल टू है। तो देखिए Ng इसके समानुपाती है और Xg Ng के समानुपाती है, समझे बात को, Ng Wg के समानुपाती है और Xg Ng के समानुपाती है। तो फिर क्या Xg डायरेक्ट Wg के प्रोपोर्शनल टू नहीं होगा? इस आधार भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, यहां समझे कि जब A B के प्रोपोर्शनल टू है और B आपका C के प्रोपोर्शनल टू है, तो क्या A C के प्रोपोर्शनल टू नहीं होगा? जब A B के समानुपाती है और B C के समानुपाती है, तो ये तो दो संबंध हमको दिए हैं, तो तीसरा संबंध हम निकाल सकते हैं कि A C के समानुपाती होगा, क्योंकि A B के है और B C के, तो फिर A B C के समानुपाती होगा। तो ये संबंध हमने निकाल दिया। तो वहां से दो संबंध निकले कि Ng यानी गैस के मोलों की संख्या गैस के भार के प्रोपोर्शनल टू है, Xg यानी गैस की मोल भिन्न Ng के प्रोपोर्शनल टू है, तो फिर Xg डायरेक्टली इस भार के भी तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी, और होती भी है भाई। बिलियन में किस अवयव के मोल ज्यादा होंगे, जिसका भार ज्यादा होगा, और जिसके मोल ज्यादा होंगे तो उसकी मोल भिन्न भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि गैस की जो मोल भिन्न है वह उसके भार के प्रोपोर्शनल टू है। तो ये हमारे पास में एक आइडिया आ गया वहां से निकल करके ऑटोमेटिक ही, जिसे हम जानते थे पहले से ही, एक रिवाइज है उस चीज का, बस और कुछ नहीं है। तो Xg जो मान है हमारे पास निकल के आ गया, Xg यानी गैस की मोल भिन्न काय के प्रोपोर्शनल टू होती है बच्चों, Wg के प्रोपोर्शनल टू होती है, यानी बिलियन में गैस के भार के प्रोपोर्शनल टू होती है। अब यहां के बाद, अब जैसा कि हेनरी के नियम से ये निकल करके आ रहा है बच्चों कि बिलियन में घुली हुई गैस की जो मात्रा है वह बिलियन की सतह पर लगाए गए गैस के आंशिक दाब के प्रोपोर्शनल टू होती है। लेकिन ये Wg जो है वो काय के प्रोपोर्शनल टू है? आप देख रहे हो बिलियन में गैस की मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल टू है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं जब बिलियन में गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती है, तो फिर बिलियन में गैस की मोल भिन्न Xg भी तो उस आंशिक दाब के समानुपाती होगी भाई। तो फिर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि Xg प्रोपोर्शनल टू Pg, हमने ये भी लिख दिया। जब Wg प्रोपोर्शनल टू था अप्लाइड प्रेशर के, तो फिर बिलियन में गैस की मोल भिन्न Xg भी तो उसके प्रोपोर्शनल टू होगी, तो वो हमने ये लिख दिया। अब Xg को बच्चों अगर हम इक्वल्स रिलेशन में लेंगे तो फिर यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आएगा, कोई भी ले लिया, K ले लो, साई ले लो, फाई ले लो, ईटा ले लो, जीटा ले लो, कुछ भी ले लो, आपने एक कांस्टेंट लिया है प्रोपोर्शनलिटी के लिए, और Pg ये उस गैस का अप्लाइड प्रेशर है। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल करके आ गया। अब इसे हम अगर प्रेशर के रूप में इस इक्वेशन को लेना चाहें तो क्या करेंगे, Pg इक्वल टू, ये कांस्टेंट उस साइड में जाएगा तो क्या रह जाएगा 1/K, और Xg पहले से ही है, गैस की मोल भिन्न Xg। बच्चों K कांस्टेंट था तो K का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल ऑफ कांस्टेंट 1/K भी अपने आप में एक कांस्टेंट होगा। इसकी जगह मैं एक नया कांस्टेंट यूज कर रहा हूं, Pg इक्वल टू KH, इसे मैं यहां कह रहा हूं KH। Xg ये गैस की मोल भिन्न, ये गैस का अप्लाइड प्रेशर है जो लिक्विड सरफेस पर लगाया जा रहा है, और KH जो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का व्युत्क्रम है, या 1/K की जगह पर हमने एक नया कांस्टेंट KH यूज किया है। इस KH को ही बच्चों हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, और यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक्चुअली हेनरी लॉ का। आई मीन द मोस्ट यूजफुल वे टू एक्सप्रेस द हेनरी लॉ इज सच दैट pressure of gas that is applied on the liquid surface is always proportional to the mole fraction of gas
प्रेजेंट इन द लिक्विड। तो ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया Pg इक्वल टू KHxV। यहाँ Pg आप जानते हो बच्चों, गैस का आंतरिक दाब जो बिलियन की सतह पर लगाया जा रहा है। Xg बिलियन में उस गैस की मोल भिन्न है। KH क्या है बच्चों? KH इज द हेनरी कांस्टेंट। KH इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक है ये। तो ये हेनरी का ही नियम हो गया, जो कि गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव से रिलेटेड है। तो ये हेनरी का नियम हुआ। अब यहां पर आप देखोगे बच्चों कि यहां जो इक्वेशन आप देख रहे हो, दिस इज क्वाइट रिजेंबलिंग विद y इक्वल टू mx, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक सरल रेखा का समीकरण होता है, जो मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, y इक्वल टू mx। तो ये जो हेनरी लॉ का इक्वेशन है, Pg इक्वल टू KHxg, ये भी y इक्वल टू mx के ही रिजेंबलिंग है, उसी के तदनुरूप है। तो दिस मीन्स इफ वी प्लॉट Pg अगेंस्ट द xg, देन ए स्ट्रेट लाइन शुड बी ऑब्टेन्ड पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद जीरो इंटरसेप्ट। बिकॉज इसके अंदर इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं, जीरो है। तात्पर्य क्या है बच्चों, समझ लीजिए कि समीकरण y इक्वल टू mx के बिल्कुल अनुरूप है। इस आधार पर अगर हम Pg को xg के विरुद्ध आलेखित करते हैं, तो आप देखोगे कि ये xg यानी गैस की मोल भिन्न हो गई, और इधर Pg यानी गैस का अप्लाइड हम प्रेशर ले रहे हैं। इस साइड में यहां गैस की मोल भिन्न बनेगी और इस साइड में गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो इस समीकरण के अनुसार आप देखते हो बच्चों, y इक्वल टू mx ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो मूल बिंदु से गुजरती हुई होगी। और इसका अगर हम स्लोप आई मीन टेन थीटा अगर निकालते हैं, टेन थीटा कैसे निकलेगा? टेन थीटा, इस तरह से आप टेन थीटा निकाल सकते हो। मतलब dPg अपॉन dXg, और वो जो स्लोप होगा बच्चों टेन थीटा, वो इस समीकरण के अनुसार आप देख रहे हो बच्चों कि वो इस KH यानी हेनरी नियतांक के बराबर होगा। तो यहां जो आप टेन थीटा निकालोगे वो काय के बराबर होगा बच्चों? KH या हेनरी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इस तरह से ये हेनरी नियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आपका हेनरी लॉ था। हेनरी लॉ का विशेष तौर पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको Pg इक्वल टू KHxg, ये ध्यान रखना है। जहां Pg गैस का दाब है, KH हेनरी कांस्टेंट है, और Xg जो है वह बिलियन में गैस की मोल फ्रैक्शन है। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है वैसे बच्चों? मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ solvent is directly proportional to the pressure of gas that is applied on the liquid surface. Or the most useful way to express the Henry law, that is Pg equal to KHxg, by which we can say very easily that the partial pressure of gas that is applied on the liquid surface is directly proportional to the mole fraction of gas present in the solution. ये उसका दो तरीके से कह सकते हैं। यूज आपको यही करना है जो हेनरी लॉ का, तो मैंने आपको बताया मोस्ट यूजफुल वे जो है हेनरी लॉ के लिए वो यही है। लिमिटेशंस, अब हम बात करेंगे बच्चों हेनरी लॉ की सीमाएं या लिमिटेशंस। हेनरी नियम की सीमाएं क्या है बच्चों? उसमें दो सीमाएं महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है, हेनरी लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। सीधी सी बात यह है, दाब कम होना चाहिए और तापक्रम बहुत कम नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी लॉ वैलिड रहता है। अदरवाइज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH शोज कंसीडरेबल वेरिएशंस। मतलब यह है कि अगर आपने प्रेशर को ज्यादा बढ़ा दिया या टेम्परेचर को ज्यादा घटा दिया, तो उस स्थिति में हेनरी लॉ वैलिड नहीं रहेगा और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें भी वेरिएशन आ जाएंगे। मतलब ग्राफ इस तरह से नहीं चल पाएगा। तो प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी लॉ वैलिड है। दूसरी एक और भी कंडीशन है, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो डिजॉल्विंग गैस है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिजॉल्विंग गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट लिक्विड एंड द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ डिजॉल्विंग गैस शुड नॉट बी चेंज्ड आफ्टर डिजॉल्विंग इन द लिक्विड। मतलब ये है कि गैस के जो अणु हैं जो घुल रही है लिक्विड के अंदर, उनकी आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यानी कि परिवर्तन नहीं आने का मतलब क्या है कि उनको ना तो गैस के अणु एसोसिएशन करने चाहिए, ना ही गैस के अणुओं में डिसोसिएशन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो गैस के अणु जो द्रव के अंदर घुल रहे हैं वो उस विलायक के साथ रिएक्ट भी नहीं करने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है हेनरी लॉ की जो सीमाएं आती हैं। पहली सीमा बच्चों मैंने क्या बताई कि प्रेशर जो है शुड बी लो, कम दाब होना चाहिए, एंड टेम्परेचर शुड
नॉट बी टू लो। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी। और दूसरी बात ये है कि मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस वुड नॉट बी चेंज्ड, यानी गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, और एंड दिस वुड नॉट बी रिएक्टेड विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और यह उस द्रव विलायक के अणुओं के साथ क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। तो ये दो लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की। इसके बाद बच्चों आएंगे यूज या एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अनुप्रयोग क्या है? तो हेनरी लॉ के अनुप्रयोग बच्चों हमारे दैनिक जीवन में काफी है। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक, जो बेवरेज, जो पेय पदार्थ की बोतलें जो आ रही है मार्केट के अंदर, उनके अंदर जो उन्हें जैसे ही हम खोलते हैं तो उनमें से CO2 गैस निकलती है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है उनके अंदर जो CO2 भरी जाती है, उसमें घोली जाती है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो वो बहुत ही उच्च दाब पर घोली जाती है, तभी वो उसके अंदर होती है। जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं दाब कम हो जाता है, वो गैस एकदम से निकलने लगती है। तो उस कोल्ड ड्रिंक में जो घुली हुई गैस है उसका राज क्या है? वो हेनरी लॉ ही मान करके चलिए, क्योंकि वो अधिक दाब पर उस CO2 को कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुला जाता है। तो हेनरी नियम इसी बात को कह रहा है, जितना दाब ज्यादा लगाओगे तो घुली हुई गैस की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी। उस बिलियन के अंदर दाब ज्यादा तो घुली हुई गैस की मात्रा भी ज्यादा। तो सीधी सी बात है, हम जो कोल्ड ड्रिंक तैयार करते हैं उन कोल्ड ड्रिंक को उच्च दाब पर तैयार किया जाता है CO2 को घोल करके। दूसरी बात बच्चों एक और भी है कि जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, यानी जो गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर जो होते हैं, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के समुद्र के अंदर जाते हैं, तो उन्हें अपनी जो ब्रीदिंग के लिए यानी श्वास लेने के लिए जो हवा है, वायु है, ऑक्सीजन है, वो तो मिलती रहती है सिलेंडर के द्वारा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर है उसमें, और उससे वो प्राणवायु अपनी लेते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में जाते हैं बच्चों, गहराई में जाने पर मैंने आपको बताया था जब पराशर आपको पढ़ाना था उस समय पर, कि द्रव की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो फिर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। तो जैसे जैसे कोई गोताखोर डेप्थ में जा रहा है, तो डेप्थ में जाने के बाद में उसकी बॉडी के ऊपर द्रव की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि वो समुद्र की डेप्थ में चला गया, तो द्रव की ऊंचाई बढ़ रही है, द्रव की ऊंचाई बढ़ रही है, तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान बढ़ता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान बढ़ता है तो जो सिलेंडर में से वो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ले रहा है, वो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे जैसे ऊतकों तक और कोशिकाओं तक पहुंचती है, तो हमारी बॉडी के ऊपर, गोताखोर की बॉडी के ऊपर जो ऊपर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान अधिक है, तो इस जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर जो कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, ऊतकों तक पहुंच रहा है, वहां पर इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ऊपर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान अधिक होने की वजह से। तो इससे क्या है कि हमारे ऊतकों में या कोशिकाओं में, उन समुद्री गोताखोरों के ऊतकों में या कोशिकाओं में इस ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन का जो डिजोल्वेशन है यानी घुलनशीलता है बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है समुद्र की गहराई में गोताखोर की बॉडी पर, उससे उसकी घुलनशीलता बढ़ गई। तो बढ़ गई तो क्या होगा बच्चों, अब जैसे ही यकायक अगर ये गोताखोर ऊपर आता है, अचानक से अगर ये जल्दी ही ऊपर आता है, तो जल्दी ऊपर आने से क्या होगा कि इसकी बॉडी पर लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एकदम से कम होगा। मान लो ये गहराई में चला गया, तो उसके बाद एकदम से ये ऊपर आए, तो उस स्थिति में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान कम होगा, उसका मान कम होगा, तो जो इसके ऊतकों में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो अधिक मात्रा में घुली हुई थी वो एकदम से रिलीज होगी, क्योंकि प्रेशर कम हो गया ऊतकों पर अब। तो फिर उस स्थिति में जब वो रिलीज होगी तो बबल्स के रूप में रिलीज होगी, और केशिकाओं में जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो रुधिर नलिकाएं हैं, अंदर जो रुधिर केशिकाएं हैं, आर्टरी है, वेन्स है, रुधिर धमनियां हैं, सिराएं हैं, उनके अंदर जो बबल्स क्रिएट होंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, वो मतलब काफी पीड़ादायक होंगे और जानलेवा भी हो सकते हैं उसके लिए। तो इसके लिए क्या है कि उसको जब गहरे समुद्र में से जब ऊपर आना है तो ये सलाह दी जाती है कि आप एकदम से ऊपर ना आए, धीमे धीमे ऊपर आए, जिससे आपको आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो आपके ऊपर लागू है वो धीरे धीरे कम हो, जिससे अचानक से बबल्स ना बने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, और वो धीरे धीरे लंग्स के द्वारा ही रिलीज होकर के बाहर की ओर नॉस्ट्रिल्स से निकल जाए। खैर इसके बाद बच्चों तीसरा एक और भी है एप्लीकेशन। पहाड़ी एरियाओं में जो लोग रहते हैं, ऊंचे पर्वतों पर जो लोग रहते हैं, तो वहां आप जान रहे बच्चों कि ऊंचे पर्वतों का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ गई तो ऊपर से जैसे मान के चलिए ये कोई धरातल की सतह है, अब इस पर इतना ये वायुमंडल है, इतनी ऊंचाई तक मान के चलिए बच्चों ये धरातल की सतह थी और इतनी ऊंचाई तक वायुमंडल है। अब मान के चलो कोई बंदा तो यहां रहता है और कोई बंदा इस पहाड़ी के ऊपर रहता है यहां पर, तो आप देख रहे हो इस बंदे के ऊपर तो इतनी वायु का दाब रहेगा,
और इस बंदे के ऊपर मात्र इतनी सी वायु का दाब रहेगा, देख रहे हो ना। तो इस बंदे पर पहाड़ों पर रहने वाले बंदे पर, ऊंचाई पर रहने वाले बंदे पर वायु दाब कम होगा। वायु दाब कम होगा तो फिर वो जो ऑक्सीजन वगैरह ले रहा है उस ऑक्सीजन की रुधिर में, ऊतकों में, कोशिकाओं में घुलनशीलता भी कम होगी, क्योंकि ऊपर से दाब कम है। तो घुलनशीलता कम होगी तो उसके जो कोशिकाएं हैं, माइंड की कोशिकाएं हैं, ब्रेन की कोशिकाएं हैं, शरीर की कोशिकाएं हैं, ऊतकों की कोशिकाएं, उन तक पूरी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो पाएगी। और सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उनमें भी कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है ये आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो ये छात्रों, आपको आपकी बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं। वही अनुप्रयोग हैं जो मैंने अभी हाल आपको चर्चा की थी, उनको बताया था। इन्हें आप पढ़ करके जरूर देख लें एक बार, ये वही अनुप्रयोग है।